दोस्तों, बूढ़े माँ बाप अपने घर में अकेले हैं और उनके पास सुबह करीब 4-5 बजे एक कॉल आती है। कॉल में बोला जाता है कि आपकी बेटी की बहुत तबीयत ख़राब है, आप हॉस्पिटल आ जाइए। लेकिन क्योंकि उनकी 11 बजे पहले ही 8 तारीख को यानी कि 8 अगस्त को उनकी पहले ही बात हुई थी 11 बजे अपनी बेटी के साथ, जब वो अपने काम में व्यस्त थी। तब ऐसा कुछ तबीयत ख़राब है ऐसा कुछ नहीं था, अपनी जॉब पे थी। लेकिन फिर जो है ये कॉल आती है तो बोलते कि तबीयत ख़राब है। जब उनको फिर से फ़ोन आता है हॉस्पिटल से कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, वो परेशान हो जाते हैं। वो हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन वहाँ उनको उनकी बेटी से मिलने तक नहीं दिया जाता है। करीब 3 घंटे का वो इंतज़ार करते हैं अपनी बेटी से मिलने के लिए। वो जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ है उसके साथ। लोगों की भागा दौड़ी मची हुई है, कुछ डॉक्टर इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, लेकिन इनको कोई सच बताने के लिए तैयार नहीं कि आखिर हुआ क्या है। तो दोस्तों, एक परेशान करने वाली, दिल को झकझोर देने वाली कहानी है आज। कहाँ की कहानी है मैं आपको बताऊंगा। आइए बताता हूँ पूरी कहानी। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों, ये कहानी सुनाने से पहले कुछ मैं आपको तस्वीरें और कुछ वीडियोस दिखाना चाहूँगा। मैं अपनी वीडियो के अंदर उनको लगाऊंगा भी, आप उसको आगे देख पाएंगे, ताकि ये वीडियो देखकर आपको पता चले कि उस बच्ची के लिए, न्याय के लिए कितने लोग सड़कों पर उतर आए हैं, कितने मेडिकल कॉलेज, कितने अस्पताल स्ट्राइक पे चले गए हैं। क्यों हो रहा है बवाल, सबको हमें बतानी है। मांग है हमारी, ये इंसाफ नहीं बेईमानी है। रहा हो गया, दोबारा नहीं दोहरानी है। We want justice. 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 We want न्याय सही, हम क्या मांगे? न्याय सही, जूनियर्स मांगे, न्याय सही, और सीनियर्स मांगे, न्याय सही, और जेआर्स मांगे, न्याय सही, और एसआर्स मांगे, न्याय सही, अरे हम क्या मांगे? न्याय सही, छोटे बच्चों को, न्याय सही, नर्सों को भी, न्याय सही, पीड़िता को, न्याय सही, अरे जहाँ ना पहुँचा, न्याय सही, वहाँ भी पहुँचे। न्याय सही, अरे हम क्या मांगे? न्याय सही, अरे सब मिल मांगे। न्याय सही। तो दोस्तों, आपने ये वीडियोस देखी, ये फ़ोटोज़ देखी, हर जगह की फ़ोटो, प्रोटेस्ट की फ़ोटो आपने देखी। अब मैं आपको बताता हूँ विस्तार से क्या माजरा है, क्या है पूरी कहानी। लेकिन ये कहानी जो है ये दिल को झकझोर देने वाली है। इसको सुनाते हुए भी मुझे बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन इस कहानी को सुनाना एक मैसेज देना है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना और दिल को दुखाना ये बिल्कुल भी मैं नहीं चाहता हूं। मेरी बातों से अगर किसी को परेशानी हुई है, इस स्टोरी को सुनाने में कोई आपको दिक्कत हुई है, तो आप मुझे माफ़ कर सकते हैं। लेकिन कहानी ऐसी है कि इसको बताना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप आगे से आगाह रहें, सतर्क रहें। लड़की है करीब 32 साल की, जिसका नाम है मौमिता देबनाथ। कोलकाता का एक मेडिकल कॉलेज है, आरजीके कर मेडिकल कॉलेज है, जहाँ पे ये 2nd ईयर पीजी की पोस्ट ग्रेजुएशन की स्टूडेंट है। चेस्ट डिपार्टमेंट में ये काम करती हैं, ट्रेनी है अभी ये। 8 अगस्त को इनकी अपने माता पिता से बात होती है रात में 11 बजे, जबकि ये करीब 22-23 घंटे की ड्यूटी कर चुकी थी, थकी थी। इनकी मम्मी पापा से बात होती तो ये रोज़मर्रा की कहानी थी, क्योंकि रात में ड्यूटी लगती तो मम्मी पापा से अपने बात पेरेंट्स करते रहते हैं कि बच्चे कहाँ हैं, कैसे हैं, खाना खाया या नहीं खाया। उसी सिलसिले में माँ का फ़ोन आता है 11 बजे 8 अगस्त को। तो वो बात करती हैं और थोड़ी बात करती हैं। मम्मी बोलती हैं कि मम्मी मैं अभी व्यस्त हूँ काम में, मुझे राउंड पे जाना है, पेशेंट बहुत सारे हैं। चूँकि मेडिकल कॉलेज है तो पेशेंट की भरमार रहती है। पेशेंट बहुत सारे हैं, मुझे राउंड पे जाना है और मैं आपको राउंड ख़त्म करने के बाद कॉल करूँगी, और अभी मैंने खाना नहीं खाया, थोड़ी देर में मैं खा लूँगी। ये बात लास्ट इनके अपने माता पिता से होती है। इसके बाद ये राउंड पे चली जाती हैं। राउंड पे जाने के बाद फिर ये करीब 12 बजता है, तो फिर ये खाना खाने का टाइम आता है कि चलो खाना खा लें। इनके 4 दोस्त हैं, मेल फ्रेंड, ये लोग वहीं पे खाना खाते हैं। उसके बाद ये बहुत थकी होती तो सोचती हैं कि थोड़ा रेस्ट के लिए ये चली जाएं। ये रेस्ट के लिए 4th फ्लोर पे एक सेमिनार हॉल है आरजीके कर मेडिकल कॉलेज में, जहाँ सेमिनार होते हैं, वहाँ जाती हैं 12-1 बजे। और वहाँ जाके थोड़ा ये
थकी हैं तो थोड़ी इनको नींद आ जाती है, थोड़ा सो जाती हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद संजय राव नाम का एक, मैं इंसान तो नहीं कहूँगा उसको, यमदूत है वो, पिशाच, उसकी एंट्री होती है। उसका सीन ये है, संजय राव जो है कोलकाता पुलिस में वॉलंटियर का काम करता है, अच्छी फिजिक है उसकी, और वो बॉक्सिंग का भी खिलाड़ी है, बॉक्सिंग भी उसको आती है। लेकिन ये जो है अक्सर हॉस्पिटल आता जाता था पुलिस के काम से, और कई बार ये पेशेंट लेके भी आता था वहाँ पे हॉस्पिटल में। तो उस दिन भी ये पेशेंट लेके आया दिन में, और उसके बाद आता जाता रहा। रात में 11 बजे फिर ये आया पेशेंट को लेकर। फिर ये सीसीटीवी में सारी घटना कैद है कि ये, क्योंकि एंट्रेंस पे कैमरा रहता है, आप जानते हैं कौन आया कौन गया, उसमें देख सकते हैं। फिर ये हुआ। उसके बाद में जो लास्ट सीसीटीवी फुटेज देखा गया कि ये सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए दिखाई दिया। वहाँ पर जो दरिंदगी इसने की है वो दिल को झकझोर देगी। इसने उस डॉक्टर के साथ ज़बरदस्ती करनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि ये पॉर्न फिल्में देखने का आदी था संजय राव। ये बहुत सारी पॉर्न फिल्में देखता था, इसकी जो हिस्ट्री खंगाली गई है पुलिस ने देखा है। और पॉर्न फिल्में भी ऐसी देखता था जो कि आपको विचलित कर दे, मतलब गलत तरीके से सेक्स करना, एक बुरे तरीके से, वैसी फिल्में देखने का ये आदी था। ये अंदर जाता है, वहाँ पे इसकी हाथापाई होती है। हाथापाई करने के बाद ये उस लड़की से मारपीट करता है। उस जो बच्ची है, जो ममिता देवनाथ डॉक्टर है, जो उसके साथ बहुत ज़्यादा ये हाथापाई करता, लड़ाई करता है। और चूँकि एक मेल है और ऊपर से बॉक्सर है, तो ये हावी हो गया, लेकिन वो उससे लड़ती रही। इसने जो उसका गला पकड़ा और दीवार से सर को रगड़ते हुए ले गया काफ़ी दूर। उसके बाद जो चश्मा उस बच्ची ने पहन रखा था वो टूटता है, उसकी आंखों में लग जाता है, वो चोटिल हो जाती है। फिर उसके बाद ये उसका गला दबाता है, हाथ पे निशान है चोट के, उंगलियां टूटी हुई हैं, गले की हड्डी टूटी है। ये सारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो जानकारी मिली मैं वो आपको बता रहा हूँ। ऐसा मैं एज्यूम करता हूँ कि ऐसा सीन हुआ होगा, जो संजय राव ने पुलिस गिरफ्तारी होने के बाद चीज़ें एक्सेप्ट की और बताया कि उसने ये किया। उसके बाद उसका गला दबाकर ये गले की हड्डी भी तोड़ देता है, वो मर जाती है। लेकिन पोस्टमार्टम में ये भी साफ़ हुआ है कि जो शारीरिक संबंध जो रेप इन्होंने किया है वो मरने के बाद किया। उसके बाद पीएम होता है, सारी जानकारी होती है। फिर जो ये 45 मिनट का ये दरिंदगी का खेल वहाँ पर चलता है, और उसके बाद वो चला जाता है। किसी को कानों कान खबर नहीं होती कि उस रूम में क्या हुआ। सुबह जब होती है करीब 5-6 बजे, तो एक क्लीनिंग स्टाफ का बंदा जो है जाता है और वो देखता है मंजर कि आँखों से खून है, और जो प्राइवेट पार्ट है वहाँ से भी खून बह रहा है, हड्डियाँ टूटी हैं, और लाश बहुत ही बेतरतीब तरीके से पड़ी हुई है। वो ये सारा मंजर देखकर घबरा जाता है, भयभीत होता है, चिल्लाता है, और लोग आते हैं तो देखते हैं कि नज़ारा बहुत ही गंदा और खून भरा वहाँ पे है। परेशान हो जाते हैं सब लोग। पुलिस को सूचना दी जाती है। इसके बाद ये सारी कहानी जो मैंने शुरू में बताई वो होता है। तो ये वहाँ से भाग जाता है, लेकिन ये जाकर कपड़े चेंज करता है, सारी चीज़ें करता है। लेकिन ये चीज़ें, कभी भी कोई क्राइम करता है तो बहुत सारी गलतियाँ पीछे छोड़ जाता है, जो वो जानता नहीं है कि उसने क्या क्या गलतियाँ वहाँ पे की है उस खून को करने में। पहली गलती, इसका ब्लूटूथ जो कान में लगाया हुआ वो वहाँ पे गिर जाता है। जब उस ब्लूटूथ को कनेक्ट किया जाता है तो इसके फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है वो संजय राव के, तो इसको इस बिना पे भी गिरफ़्तार किया जाता है। सीसीटीवी फुटेज आना जाना उससे भी गिरफ़्तार किया जाता है, वो सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं। उसके बाद में जो है पूछताछ जब जारी होती है बहुत अच्छे तरीके से, तो ये बताता है, कबूल करता है कि ऐसा किया। लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद एक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि जो बच्ची थी उसके प्राइवेट पार्ट में जो सीमेन था, मेल सीमेन जो मिला है वो 151 ग्राम मिला है, जबकि इतना सीमेन एक पुरुष का नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं गुंजाइश है कि वहाँ पे और लोग भी थे, क्योंकि एक पुरुष का नॉर्मल इंसान की बात करें तो करीब 5 ग्राम सीमेन होता है। तो 151 ग्राम सीमेन का मतलब समझ रहे हैं कितने लोग होंगे, ये अभी चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं। लेकिन इतना घिनौना कृत्य कोई कैसे कर सकता है?
इसके बाद आते हैं, फिर वहाँ पे लौटते हैं हम हॉस्पिटल में जब उनके पेरेंट्स आ चुके हैं। 3 घंटे तक उनको मिलने नहीं दिया गया। उसके बाद जब उनको मिलने का मौका मिला तो वो देखते हैं कि उनकी बच्ची जो है नग्न अवस्था में है। ये कैसा मंजर होगा एक माता पिता के लिए अपनी बच्ची को देखना, शायद आप सोच कर ही घबरा जाएंगे। कितनी भयभीत करने वाली घटना उनके लिए होगी, लेकिन उन्होंने ये भी देखा। फिर इस मामले में पुलिस की लीपापोती समझ में आई, रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं था। फिर ये सारी चीज़ें हैं, उन्होंने फिर याचिका दायर की कोलकाता हाई कोर्ट में। तो कोलकाता हाई कोर्ट ने 5 दिन का समय उनको दिया था पुलिस को कि आप इतने दिन में ये चीज़ें क्लियर करके बताएं, नहीं तो जो है आपसे ये अधिकार छीन लिया जाएगा और ये मामला CBI को सौंप दिया जाएगा। 25 लोगों की टीम गठित की गई CBI की, जो जांच के लिए दिल्ली से गई है वहाँ कोलकाता। वो जांच कर रही है, रिपोर्ट देगी कि आखिर वो क्या पूरा रिपोर्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं CBI पे भी सवाल उठते हैं कि अगर आप सुशांत सिंह राजपूत को आज कितने साल हो गए डेथ हुए, लेकिन उसकी रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई, दबा के रखी हुई। तो ऐसे CBI का और ऐसे पैसा खर्च करने का क्या ही मतलब निकलता है जब चीज़ें वो लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं। देश का पैसा लगता है, लोगों का टैक्स का पैसा उनके पास जाता है, सैलरी में जाता है, लेकिन ये दिल को बहुत खुंदक पहुँचती है कि जो टीमें इस चीज़ के लिए बनाई जाती है वो उस चीज़ का निवारण क्यों नहीं करती हैं। ये सब ढेर सारे सवाल हैं। निर्भया कांड हुआ, उसके बाद ये घिनौना कांड जो अब हुआ है 8 अगस्त को, 8 अगस्त की रात, यानी कि 9 अगस्त हो चुकी थी सुबह 2-3 बजे, तो 9 अगस्त का मामला है। 9 अगस्त की वो 8 अगस्त की वो काली रात और 9 अगस्त का वो काला सुबह हम इसे कहेंगे। लेकिन इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सब डॉक्टर जो हैं परेशान हैं, सारे डॉक्टर हड़ताल पे हैं। जब डॉक्टर हम लोग की इतनी सेवा करते हैं, इलाज करते हैं, हमें बीमारियों से बचाते हैं, कहा जाता है कि डॉक्टर दूसरे भगवान हैं, तो जब वही सुरक्षित नहीं है तो हम लोग को कैसे बचाएंगे वो? एक बड़ा सवाल, ये जो बलात्कार और जो क्राइम हुआ है, ये अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ कर जाता है। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, कैसे वो सुरक्षित होंगी? गिद्ध जो है नज़रें गड़ाए बैठे हैं उन पे, ना वो घर पे सुरक्षित है, ना बाहर सुरक्षित है, ना अपने वर्क प्लेस पे सुरक्षित है। इतने सवाल ये क्राइम छोड़ता है, ये घटना छोड़ती है कि आप इसका निवारण नहीं कर पाएंगे। संजय राव की बात करें, एक जिम्मेदार आदमी होने के नाते भी वो ऐसा उसने किया, पुलिस का वो वॉलंटियर रहा है, ये सारी चीज़ें भी हैं। और उसके पहले भी वो पॉर्न का इतना आदी था, इतना वो क्रूअल था कि मैं कैसे बताऊं। मुझे ये भी जानकारी मिली है न्यूज़ से कि उसकी पहले 4 बीवियां थी, एक की डेथ हो गई और 3 बीवियां उसको छोड़कर चली गई थी। आस पड़ोस में पुलिस ने पूछताछ की तो पता चलता है कि घर से चिल्लाने की आवाज़ आती थी। तो शायद वो घिनौनी चीज़ें जो मोबाइल में देखता था, जो पॉर्न में देखता था, शायद उसी तरीके से अपनी पत्नियों के साथ भी संबंध बनाता था। तो इतना घटिया इंसान था। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत खेद है और बहुत दुख हुआ ऐसी घटना सुनकर, और इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। लेकिन इन पे कठिन तगड़े कानून क्यों नहीं बनते हैं? क्यों आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं? देखिए, ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती जो छुप जाती हैं, कुछ डर से नहीं बताते, लेकिन जो ऐसी घटना होती है वही शायद उजागर हो पाती है। तो क्यों ऐसे कानून नहीं बनते जो दूसरे देशों में है कि बीच चौराहे पे फांसी दे देना और हाथ काट देना? ऐसे कानून हमारे यहाँ भी तो बन सकते हैं, ताकि एक आदमी ये सज़ा पाने के बाद 100 बार क्राइम करने से पहले वो सोचे कि महिलाओं की वो ऐसी दुर्दशा करने से पहले और उसके हाथ और पैर कांप जाए कि वो ऐसा करने का भी सोच रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन प्रोटेस्ट होंगे, धरने होंगे, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन सरकार की गूंज कानों में नहीं जाएगी। ये कानून ऐसे ही लचरापन में पड़ा रहेगा, ये फाइलें दबती रहेंगी। 3 साल तो कम से कम ये बता ही नहीं पाएंगे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कौन गुनहगार है, फिर उसको जेल में रखा जाएगा। ये अपना मैं गुस्सा जाहिर कर रहा हूँ, शायद मैं कहीं गलत भी हो सकता हूँ, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। लेकिन ऐसा होगा, कौन गुनहगार है नहीं पकड़ा जाएगा। अभी एक आदमी है, कितने आदमी थे कुछ पता नहीं चलेगा भी तो तब जब ये प्रोटेस्ट बहुत बड़े स्तर पे होंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप भी अपनी आवाज़ उठाइए और प्रोटेस्ट में जो डॉक्टर हैं उनके साथ शामिल होइए, और ये बच्ची को न्याय ज़रूर मिलना चाहिए, मेरी ये कामना है। ये जो घटना हुई है इसने हमें नहीं, पूरे देश को ही झकझोर के रख दिया है। क्या ऐसी घटनाएं कब रुकेंगी, कब इन पे लगाम लगेगी, कब ऐसा कानून बनेगा, इसी उम्मीद में है। और बेटियां सुरक्षित होनी चाहिए, ये हम सभी चाहते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो था। अगर आप प्यार की किसी समस्या में हैं और आपको कोई परेशानी है और आपको कोई परेशान कर रहा है और आप किसी को बता नहीं रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें।
तुरंत मुझे बताएं, व्हाट्सएप नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, मेरे से राय लें कि क्या उस चीज़ में क्या करना है। मैं आपको बताऊंगा बेहतर सुझाव कि कैसे आप उस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।